नमस्कार। पॉलिटिक्स विद प्रभाकर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस दूसरी कड़ी में मैं इस बार चर्चा करना चाहता हूं ममता बनर्जी, उनकी सरकार और उसके सामने जो चुनौतियां हैं उसकी। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें। इससे उत्साह बढ़ेगा और इस वैकल्पिक पत्रकारिता को और मजबूती मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस सरकार बीते 10 साल से सत्ता में है और जाहिर है सत्ता में होने के कारण उसे कुछ कामयाबी है तो कुछ नाकामियां भी उसके खाते में हैं। अब इन्हीं नाकामियों को लेके बीजेपी पूरी तेज़ी से अपना अभियान चला रही है और इन्हीं मुद्दों पे भ्रष्टाचार और ऐसे ही सिंडिकेट, तोलाबाजी, ऐसे तमाम मुद्दों पे बीते साल उसने लोकसभा की 18 सीटें जीत ली थी, करीब 40% वोट मिल गए थे। तो इससे पार्टी काफ़ी उत्साहित है और उसे लगता है इस बार उसकी सरकार यहाँ बनना तय है और ममता की सरकार का हारना भी तय है। लेकिन क्या सचमुच चुनावी खेल जितना आंकड़ों में आसान लगता है वैसा होता है? नहीं। पहली बात तो इसलिए नहीं कि एक तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है काफ़ी। सीधे सीधे लोकसभा के वोट विधानसभा में ट्रांसफ़र नहीं होते, तो ये एक दिक्कत है। लेकिन फिर भी बीजेपी का दावा मजबूत है। तो देखते हैं टीएमसी के सामने क्या चुनौतियां हैं। टीएमसी ने सबसे बड़ा हथियार बनाया है बंगाली अस्मिता, संस्कृति, बांग्ला राष्ट्रवाद को, अपने महापुरुषों को, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, खुदीराम बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। शांति निकेतन में बीते दिनों अमित शाह ने रैली की थी तो ममता ने भी जवाबी रैली की और वो बार बार आरोप लगाती रही है बीजेपी पर, बाहरी हैं, कह चुकी हैं कि बंगाल पे कोई बंगाली ही राज करेगा, बंगाल का व्यक्ति ही राज करेगा, कोई बाहरी नहीं। ये बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा पिछली बार भी था और इस बार कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। तो अब इसमें देखना है कि क्या ममता बाहरी का तमगा देके बीजेपी को सत्ता से दूर रख पाती हैं। हालांकि ममता के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। कई उनके नेता और मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, कई विधायक पाला छोड़ चुके हैं। ममता की पार्टी को स्थापित करने में जिस मुकुल राय का सबसे बड़ा हाथ था, वो मुकुल राय अब पार्टी में नहीं है, बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं। इसके अलावा मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया जो जंगल महल का इलाका था, झारखंड से सटा हुआ, उसके बड़े नेता माने जाते थे शुभेंदु अधिकारी, अब भी माने जाते हैं और उनके भाई भी सांसद हैं। टीएमसी के टिकट पे पिताजी भी सांसद हैं, शिशिर अधिकारी केंद्र में मंत्री रहे हैं। शुभेंदु भी काफ़ी ताकतवर थे, ममता का दाहिना हाथ समझा जाता था, परिवहन मंत्री थे। लेकिन बीते 2-3 महीनों से उन्होंने बगावती तेवर दिखाना शुरू किया था और आखिर में जो अनुमान लगाया जा रहा था वैसा ही हुआ और अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने भगवा झंडा थाम लिया। तो इसे अब टीएमसी के नेता माने या नहीं, लेकिन ये एक बड़ा झटका तो है ही। अब उनको विकल्प ढूंढना पड़ेगा और शायद पता होगा सबको कि शुभेंदु अधिकारी ने जो नंदीग्राम में 2007 में ज़मीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन हुआ था, उसे संगठित करने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी और उसी आंदोलन से ममता के सत्ता में पहुंचने का रास्ता तैयार हुआ। एक तरह से कहें तो नंदीग्राम से, फिर सिंगूर ने उसमें मदद की। तो इन दो आंदोलनों ने ममता को सत्ता में पहुंचाया। तो एक के कर्णधार कह सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। अब शुभेंदु भी घूम घूम कर हर जगह रैलियां कर रहे हैं, तृणमूल के सत्ता से हटने के दावे कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर पहली बात तो ममता आश्वस्त हैं कि उनके पास अल्पसंख्यकों का समर्थन है। 27 से 30% सीटें वोट हैं और 100 से ज़्यादा सीटों पर अल्पसंख्यक निर्णायक स्थिति में हैं। इसके अलावा ममता ने अपनी कई तमाम योजनाएं शुरू की हैं। सरकार के 10 साल के कामकाज पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। अब उनके नेता घर घर जाकर रिपोर्ट कार्ड पहुंचा रहे हैं। इसमें दावा किया जा रहा है स्वास्थ्य साथी, सबूत साथी, तमाम किसानों के लिए योजना कि क्या क्या सरकार ने किया है और सीमित संसाधनों के बावजूद। दूसरी ओर बीते साल लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था बीजेपी की ओर से, तो उसके बाद कई
नेताओं ने सलाह दी, या खासकर ममता के भतीजे जो सांसद अभिषेक बनर्जी हैं, तो उन्होंने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का हाथ थामा, उनको न्योता दिया और प्रशांत किशोर काफ़ी काम कर रहे हैं। कई योजनाएं दीदी के बोलो जैसी, जिसमें कोई भी एक फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके अपनी समस्याएं बता सकता था, वैसी तमाम योजनाएं शुरू की गई। फिर जगह जगह अभियान शुरू किया कि बांग्लार गर्वो ममता, यानी बंगाल की गौरव हैं ममता। तो ऐसे और भी कई अभियान शुरू हुए। तो प्रशांत किशोर से भी उम्मीदें हैं पार्टी को, लेकिन दूसरी ओर कई नेता प्रशांत किशोर से नाराज़ हैं। इस नाराज़गी में उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इन नेताओं का सवाल है कि अब कई दशकों से राजनीति करने के बाद क्या हमें अब प्रशांत किशोर से राजनीति करनी होगी। तो ये कहा जा सकता है कि ममता अपने राजनीतिक करियर में अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही हैं। सरकार बचाने की और बनाने की चुनौती है। हालांकि ममता जुझारू रही हैं, उनकी राजनीति को देखने वाले जानते हैं कि वे जल्दी हार नहीं मानती। तो लेकिन इस बात पे सब लोग सहमत हैं कि इस बार उनकी चुनौती गंभीर है। 2011 में कुछ नहीं था उनके सामने, आसानी से चुनाव जीती। 2016 में लेफ्ट का पतन हो गया तो ममता को और ज़्यादा सीटें मिल गई। तो 294 सीटें हैं, 148 का जादुई आंकड़ा है। तो क्या ममता इस बार भी बना पाएगी? और जो दल बदल हो रहे हैं, नेताओं ममता के जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, तो इससे तो लेफ्ट और कांग्रेस वाले खुश ही हैं। उनका कहना है कि यहाँ तो दल बदल की परंपरा ममता ने ही शुरू की थी, और आरोप लगाया जाता है कि 2011 में कई नेता जीते थे कांग्रेस के टिकट पे, बाद में टीएमसी में शामिल हो गए, मंत्री भी बने, सांसद भी बने। तो अधीर चौधरी हों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, या सुजन चक्रवर्ती हों सीपीएम के नेता, सारे लोगों का यही कहना है कि ये तो ममता ने ही परंपरा शुरू की थी और जो बोया था वो काट रही हैं। इसके अलावा ये दोनों पार्टियां हाथ मिलाकर मैदान में है, और ये ममता पर ही आरोप लगा रही है कि उन्होंने बीजेपी को बंगाल में मजबूत किया है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता नाम की चीज़ नहीं बची है, और इसी ममता के तुष्टिकरण की, ममता की जो नीति है, इसी के कारण बीजेपी यहाँ हिंदुओं को एक साथ करने में कामयाब रही है और काफ़ी मजबूत हो रही है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। ममता ने कई नई चीज़ें शुरू की है। इनमें उन्होंने सबके लिए 5 लाख का बीमा, एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, बिना पैसे के लिए सबको दिया जा रहा है, जगह जगह कैंप लगा के। इसके अलावा दुआरे सरकार, यानी दरवाजे पे सरकार, अगर किसी को प्रॉपर्टी टैक्स या ज़मीन या किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसके इलाके में कैंप लगता है दरवाजे पे सरकार के तहत, और लोग वहाँ जाकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उनका समाधान भी किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आखिर 10 साल के बाद ममता को इन चीज़ों की याद क्यों आई। क्या इससे साफ है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम रही है, जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रही है। तो इस तरह की कई चुनौतियां हैं। एक तरफ नेता छोड़ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, तोलाबाजी यानी उगाही के। सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं ममता के भतीजे, जो डायमंड हार्बर से सांसद हैं, अभिषेक बनर्जी। बीजेपी के लोग उनका नाम लिए बिना भतीजा और तोला उगाही वाला भतीजा कह के अमित शाह हों, इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हों, और अब शुभेंदु भी पिल पड़े हैं अभिषेक बनर्जी पे। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ममता इन चुनौतियों से कैसे पार पाती हैं। अगले अंक में बीजेपी या किसी और पार्टी की चुनावी रणनीति के बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।